एक्सीडेंट हुआ था उसमें, अगर मेरी पकड़ी नहीं होती तो सिर्फ पूरा बिखर। राजस्थान सरकार में कांस्टेबल की वर्दी पहनकर जनता की सेवा करना। मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे मेरे पास ऐसे इतना पता है। एक स्कूल हम बनाते हैं तो 27 करोड़ में बनाते हैं। खाने में आपको क्या पसंद? जैसे कड़ी है, सास है। आप देवासी हैं तो देवासी को जाना ही इस तरीके से जाता है, गौ माता के रक्षक है। का मंत्री बनना, क्या क्या इसमें कठिनाइयां आई? पशुपालक का बेटा होने के नाते कि किसान का एग्रीकल्चर का जुड़ा है और जुड़े हुए लोग समझते हैं कि भाषा को लेकर बहुत तरीके की परेशानियां हैं जो यहाँ से राजस्थानी जाते हैं, तो आप इनको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने भी लेटर लिखा। हिंदुस्तान जिसका नाम है उसकी भाषा सबकी एक ही है, हिंदी। वीडियो बनाना आज का ये ऐसा सिस्टम बन गया है। परंतु महाराष्ट्र में भी हर स्टेट का अलग अलग भाषा का मतलब है कि जहाँ जो लोग रहते हैं, ये राजनीति उष्णन है। 1300 करोड़ की MOUs की बात करते हैं तो वो लोग आपको देख रहे हैं। हम प्रवासियों के हैं, प्रवासी हमारे हैं। हर मंत्री अपने जिले में जाए तब सबसे पहले वहाँ के जिले की स्थिति को देखे। अगर कोई बड़ा इश्यू आएगा तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा मैं मेरे तक पहुँचाऊँ ताकि मैं उसको काम कर सके। लेकिन जब हमें जरूरत होती है, बिजनेस को लेके हो, परेशानी होती है, तो तब हमें भूल जाते हैं। नहीं, वो होगा नहीं, क्योंकि आने वाले समय में हमने एक ही ठान लिया कि किसी भी करके हम राजस्थान को अग्रणीय प्रदेश में कैसे बढ़ने लगे। कोई चीजें और भी है सिरोही के अंदर। सिरोही की तो कण कण और माटी माटी में गुण ही अलग है। उस माइंसो से पत्थर निकलता है, उसकी मूर्ति भी बनती है और देवताओं का वास है। माउंट आबू वासी समुदाय से राजनीति में सबसे पहले आने वाले आप ही हैं। सबसे पहले पूरे राजस्थान में रात को मेरे वहाँ खुद अशोक गहलोत साहब आए मंदिर। उस वक्त तो आप देवासी हैं और कोई देवासी लीडर नहीं है। जो चाहो हम करने को तैयार है, सरकार है हमारी कांग्रेस की। तो उनके जहन में ये नहीं था कि आप तो RSS मेरी बात सुन। उनको किसी ने कहा तो हमारे वसुंधरा जी ने फिर कहा कि वोटाराम जी को कैसे मनाए। तो मैडम ने मेरे को फोन करके कहा मैं ये हेलीकॉप्टर आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। तो सुबह मीडिया में जबरदस्त उसका चलेगा कि वोटाराम जी के लिए हेलीकॉप्टर भेजा और हेलीकॉप्टर खाली आया। राजस्थान सरकार में कांस्टेबल की वर्दी पहनकर जनता की सेवा करना, नए पहलू पे काम करना, जनता के लिए काम करना, पुजारी बन के जनता के बीच में काम करना और फिर राजनीतिक सफर में जनता के बीच काम करना। लेकिन तीनों को अगर हम एक जगह लेके आए तो काम जनता के लिए करना है। और उसके बाद 2003 के बाद 2014 में पहली बार पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे इंडिया में एक ऐतिहासिक फैसला, वो ऐतिहासिक फैसला ये था कि पहली बार गोपालन मंत्री बने ओटाराम जी देवासी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। पहली बार सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में एक ऐतिहासिक फैसला था। आप देवासी हैं तो देवासी को जाना ही इस तरीके से जाता है कि गौ माता के रक्षक है, तो उसका मंत्री बनना, इमोशनली भी बहुत सारी चीजें हम साथ लेके आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा उसको धरातल पे उतारना, क्या क्या इसमें कठिनाइयां आई, क्या परेशानियां आई और कैसे जनता के बीच हम सारी चीजों को रख पाए। मैं समझता हूँ कि जब मेरी एक शिक्षा से लेकर के शुरुआत हुई तब से लगा करके मैं एक पशुपालक का बेटा होने के नाते कि किसान का एग्रीकल्चर का जुड़ा है और जुड़े हुए लोग समझते हैं कि पशुपालन, एग्रीकल्चर इनका एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और राजस्थान में अगर प्रमुखता से देखने जाए तो यहाँ सबसे पहले पशुपालन और एग्रीकल्चर ही है। उसमें से मुझे जो मेरे अनुभव है कि आज की तारीख में जिस तरह से मैंने शिक्षा मुंडारा से ही पास की और उसके बाद में जैसे शिक्षा मुझे मिली उसके बाद में मेरे माता पिता का एक विजन था। आपने एजुकेशन आपकी 8वीं क्लास तक हुई है? नहीं, मेरी 12वीं तक हुई। 12वीं तक। और उसके बाद में जैसे मैं मंदिर, मेरा एक नियम था बचपन से लगाकर कि मैं शाम को मेरे मंदिर है चामुंडा माता जी का, जिसका मेरे पहले पुजारी थे, मेरे वो बाल लगते थे, वो मुख्य पुजारी थे। तो मैं शाम को एक पूजा में करवाने में खुद जाता था हमेशा। स्कूल जैसे छुट्टी हुई, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, मैं वहां से सीधा पैदल दौड़ता हुआ सीधा मंदिर जाता और मंदिर जा करके शाम की पूजा करवाता और पूजा करवा करके शाम को वापस घर पे आता और मेरी पढ़ाई का काम था। तो मेरा एक लक्ष्य था कि आने वाले समय में मैं जिस आध्यात्मिकता के साथ जुड़ूं और जहाँ मुझे पूरे सुकून जो मिले वो एक मंदिर से मिले। आज भी मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ तो उस मंदिर से हूँ जिसमें मेरी आस्था है और आस्था ही मेरा पूरा विश्वास भी उस पर है, मंदिर पर,
कि जिस तरह से मैं वहाँ अगर कोई काम करने से पहले मेरे मन में एक होता है कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे मंदिर की पहले याद आती है। और मंदिर में जाने के बाद में मेरे विचार ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, मैं आध्यात्मिक तरफ बढ़ने लगता हूँ। और ऐसे करते करते फिर मेरी इच्छा हो गई कि मैं कहीं ना कहीं मुझे सर्विस करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर एक सार्वजनिक है और उसको लेकर के मेरे मन में एक ही था कि मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस में लग जाऊं तो मेरा अच्छा रहेगा। तो मेरे पास सादड़ी है, सादड़ी से एक वहाँ एसपी लगे हुए थे, तो वो भी मंदिर दर्शन के लिए आए और मैं भी मंदिर जा रहा था। हाँ। तो मैं दौड़ के जा रहा था, तो मेरी हाइट बॉडी वगैरह उन्होंने देखी, पर्सनैलिटी एक वो लगी कि हाँ तो देखते ही उन्होंने कहा कि भाई तू अगर आ जाता तो जो पुलिस में मैं भर्ती करवा दूं, तेरी हाइट बॉडी। पहले कितना आसान था कि सीधा आपको सीधा, दौड़ते हुए देखा। और तो मेरे को कहा भाई मेरे हाथ नहीं है, मेरे जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक अच्छा, है। आपने उनकी इजाजत? हाँ, कि बिना जा नहीं सकता मैं। तो उनसे बात हुई और बात होने के बाद में जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसी इच्छा है इसकी तो आप ले जाइए इसको। तो वो मेरे को कहा कि परसों मैं आऊँगा और तू तैयार रह, मैं तुझे ले जाऊँगा। और जैसे वो तीसरे दिन आए तो मेरे जो वहाँ मुख्य पुजारी थे उन्होंने कहा ले जाओ इसको। तो मेरे को लेके गए और शाम को हम पहुँचे। एक थैली में 2 कपड़े डाल करके मैं निकला था और जा करके जैसे ही मैं वहाँ गया तो हाइट बॉडी तो मेरी थी बस पहले से ही, पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, दौड़ में भी अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तेरा सिलेक्शन हो गया। अब मेरा सिलेक्शन भी कर दिया। तो वहाँ एक चामुंडा माता जी का मंदिर है पुलिस लाइन में, 87 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो मंदिर जो है वहाँ सुबह परेड में जाने से पहले सब मंदिर जाते हैं लाइन में। तो मेरे को भी कहा, मैं एक नाइट रुका। तो मेरे को जहाँ मैं रुका था उन्होंने मेरे खूब आदर की, सेवा की और उन्होंने कहा कि भाई सुबह परेड में जाना है। वो भी सर्विस में थे। लेकिन ठीक है। मेरे को जैसे ही उस मंदिर के सामने गया तो जाते ही मेरे को ऐसा लगा कि मंदिर में माता जी साक्षात है। इसी मंदिर में मेरे को ऐसा लगने लग गया वहाँ। तो मैं वहाँ विचार में खड़ा हो गया और खड़ा ही नहीं रहा। परेड में सब चले गए, मैं वहीं खड़ा रहा। जितने में एसपी साहब खुद आ गए, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, ये जवान कैसे खड़ा है? मैंने देखा पीछे कौन है। मैं कि इस मूर्ति में माता जी साक्षात मैंने देखे अभी। तो ऐसा मुझे ये दृश्य माता जी का हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है तू क्या काम कर सकता है? लेकिन मैं क्या काम करूँ, मैं तो वहाँ भी मंदिर में था। तो कहीं आप तो पूजा में लग जा। तो एक जोशी जी थे वहाँ पुजारी, उनको बुला करके कहा ये आज बंदा आपके साथ रहेगा और पूजा करेगा। मैं ठीक है। उन्होंने कहा कि पक्षाल कराना जानते हो? मैं रोज पक्षाल ही करता हूँ मंदिर में, स्नान कैसे करवाना भगवान को क्या। तो कि ये मूर्ति को भी करा दे। मैं कराने लग गया। और गाय का दूध, पंचगव्य, शहद वगैरह मिला के स्नान करवाया। उससे बहुत खुश हुआ मैं। खुश होते होते फिर ऐसा हुआ कि जैसे मेरे सर्विस में भी मैं सेट हो गया, तो मेरे जो वहाँ मुख्य पुजारी थे ना, उन्होंने कहा था, मेरे माता पिता गए और जाने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम ओटा राम था। तो मेरे ओटू नाम से बुलाते थे कि मेरा ओटू कहाँ है? तो वो तो पुलिस में भर्ती हो गया। तो कैसे हो गया भर्ती? किस? हाँ, सिरोही में कैसे गया? वो खुद ही जो मुझे भेजने वाले थे। फिर मेरे वहाँ एक ब्राह्मण थे, उनको बुला करके उन्होंने कहा कि ऑटो कटेगी है देसी भाषा में। तो कैसा सिरोही पुलिस लाइन में भर्ती भेगी हो? अच्छा। बाबू महाराज था। बाबू महाराज ने किया, बाबू महाराज एक लाइन लिख कागज पे, लाइन ऐसी लिख कि तू तो कहेगा वो पुलिस में भर्ती हुआ, पर एक टाइम ऐसे आएगा डीजी भी उसको सैल्यूट मारेंगे। ये उन्होंने कहा था। हाँ। तो डीजी, मेरे वो अनपढ़ थे, उनको डीजी का पता ही नहीं था कि डीजी कौन होते हैं। तो उन्होंने कहा एक समय ऐसा आएगा कि डीजी भी उसको सैल्यूट मारेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। जितने मेरे मदर थे वो पैर पकड़ के कहने लगे, माँ उसको नौकरी मत छोड़ाओ, कृपा करो नौकरी मत छोड़ाओ। तो मेरे वो बच्चा है उसकी तनख्वाह आएगी,
और घर आएगा तो पेंशन आएगी, न उसको नौकरी मत छोड़ाओ। जब वो ऐसे करने लगे तो मेरे बा ने कहा, बाबू का एक लाइन और लिख, मंदिर में बैठे बैठे की पेंशन मैं दूंगी। माता जी मतलब उनके शरीर में थे। तो आप 1987 से 53 तक वहां पुलिस स्टेशन नहीं, में मंदिर की पूजा ही की? नहीं की। 87 में जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ, हाँ, और 80 को मैं वापस रिटर्न आ गए मंदिर, क्योंकि मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरा 1.5 साल में? हाँ, मुझे तो तकलीफ होने लगी थी वहाँ। मैं अगर कहीं खड़ा होता तो गिर जाता, मेरे को खुद को हौस नहीं रहता। तो खुद एसपी साहब जो मुझे लेके गए थे, उन्होंने मुझे वापस मंदिर छोड़ा था। हाँ। फिर उन्होंने कहा रिजाइन लिख। मैं कि कोई रिजाइन तो लिखूंगा नहीं। फिर वो उन्होंने कहा कि वो ठीक है, जाओ। हाँ जाओ घर पे। ऐसे ही हम आपको लेके आए थे और ऐसे ही आप। फिर मैं मंदिर आ गया। हाँ। तो 89 से लगाकर 2000 और 2002 तक मैं मंदिर में रहा। मैं कहीं जाता नहीं था, बाहर भी नहीं जाता था, करीब करीब मंदिर में ही रहता था। मेरा काम था आने वाले जितने भी यात्री थे उनसे बात करना, उनके साथ बैठना और वहाँ मंदिर की व्यवस्था को देखना, ये मेरा काम था। मैं कहीं जाता ही नहीं था, मंदिर छोड़ के भी नहीं जाता था। ये हमारा क्रम चलता रहा। हम शादीशुदा होते हैं सब, वहाँ जितने भी पुजारी हैं उनके सबके बच्चे हैं, पति पत्नियां हैं, सब हैं। ऐसा तो नहीं कि वो साधु बन गए, हम साधु नहीं थे, पुजारी। तो ऐसे करते करते हम पूरा परिवार वगैरह वहीं रहते थे। तो हमारा गांव मंदिर से गांव 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव में मकान है, एग्रीकल्चर कुएं हैं, सब कुछ है, पर वो ज़्यादातर मैं मंदिर ही रहता था। ये हमारा क्रम चलता रहा। पर धीरे धीरे हमारे पास भैरू सिंह जी का चुनाव लड़ना आए। तो हमारे कौन से सन की बात है ये? 88 की होगी, 98 की होगी। तो उस समय जैसे टाइम जनता पार्टी और कांग्रेस चलती थी, और अचानक से मैं कोई पार्टी से उस समय जुड़ा हुआ नहीं था। तो कभी आरएसएस? हाँ, मैं संघ से 84 से आरएसएस संघ का कार्यकर्ता, संघ का स्वयंसेवक था मैं। उसके बाद में जैसे ही वो राजनीतिक क्षेत्र में मैंने भैरू सिंह जी आए और भैरू सिंह जी मंदिर में आए, वहाँ मंदिर में पूजा वूजा की उन्होंने कहा। तो उसमें हमारे कास्ट के लोग वहाँ खूब है, बाली तहसील में। तो भैरू सिंह जी ने एक ही बात कहते रखी कि भाई हमारे मामा ओम जी माथुर जो अभी आज राज्यपाल हैं, और भैरू सिंह जी उस समय जैसे चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले हमारा विचार हुआ कि भाई ओटाराम जी को साथ में रखने से हमें यह बेनिफिट होगा। तो मेरे को कहा कि आप हमारे साथ रहिए और हमें सहयोग करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे। तो जैसे चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद में वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने एक वादा किया था कि मैं पहले मुख्यमंत्री बनूंगा और शपथ लेते 7 दिन में मंदिर आऊंगा। और यहाँ की सड़क, हमारे सड़क नहीं थी पहले मंदिर की, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर थी। उन्होंने सबसे पहले सड़क बनाई और मुख्यमंत्री बनते मुंडारा आए। और मुंडारा आने के बाद में फिर वो मुख्यमंत्री रहे। तो हमने वो उन्होंने कई बार कहा मेरे को कि जयपुर आइए। लेकिन मेरा क्या काम है जयपुर। मैंने 5 साल तक जब वो मुख्यमंत्री रहे मैं कभी नहीं आया। एक दिन मैं हरिद्वार, हमारी एक धर्मशाला रखी, तो मैं इधर से निकल रहा था। तो जैसे ही निकला तो रास्ते में मुझे यहाँ जयपुर गली में देखा मुख्यमंत्री का निवास। तो मुझे विचार आया कि मुख्यमंत्री जी का निवास मतलब भैरू सिंह जी यहाँ बैठ रहते हैं। तो मेरे साथ में 2-4 लोग भी थे। तो वो गेट पे कहा कि मुंडारा से ओटाराम जी आए। तो जैसे साहब अंदर ही थे, साहब अंदर थे, उन्होंने कहा कि ओटाराम जी आए, कहाँ है? तो के बाद भैरू सिंह जी मेरे लिए, साहब मैं कहना नहीं चाहता, पर भैरू सिंह जी हमारे प्रेरणा के स्रोत थे। और उन्होंने हाथों हाथ बुला करके कहा और मेरे लिए अंदर बुलाया, बैठाया। आप आए नहीं, कितने सालों से मैं कह रहा हूँ। मैं क्या आ गया, फिर बैठाया, बात हुई। और उसके बाद मैंने कहा मुझे तो हरिद्वार जा रहे हैं हम दूसरे काम में। तो उन्होंने कहा कोई काम काज हो तो बताओ। मुझे कोई काम काज नहीं। ऐसे करते करते फिर वो धीरे धीरे तब भी मंदिर में रहा। फिर दूसरा चुनाव आया तो भैरू सिंह जी आए हमारे वहाँ। तो वहाँ आए तो भैरू सिंह जी का इतना बड़ा स्नेह हो गया मेरे प्रति, कनेक्शन बन गया। कनेक्शन नहीं बढ़ गया, उनके दिमाग में आ गया कि अगर इनको राजनीतिक क्षेत्र में मैं ले जाऊं इनको। और देवासी समुदाय से राजनीति में सबसे पहले आने वाले आप ही हैं? राजनीति में हम पूरे राजस्थान में मैं ही था जब 2002 से मैं जुड़ा। तो
भैरव सिंह जी का आपका इतना साथ, हाँ, एक तो उनका एक जोन, उनका एक ओरा, एक इन्फ्लुएंस, और जनता के बीच उनकी जो छवि थी, जो कि कांग्रेस और जनता पार्टी के बाद में सीधा पहली बार बीजेपी का आना और इस तरीके से आना, उनका मुख्यमंत्री बनना, वो भी एक अलग ही था। ऐतिहासिक बात थी अपने आप में, बहुत बड़ी। और उस वक्त आपका उनके साथ होना, तो आपने उस दौरान उनसे क्या क्या सीखा कि आपको ऐसा लगता है कि अगर शायद ये चीजें अगर कोई दूसरा पॉलिटिशियन अपनाए, या उनकी कुछ चीजें आपने भी अपनी लाइफ में अपनाई हो उसके बाद में? मैं समझता हूँ कि वो हमारे प्रेरणा के स्रोत इस तरह से थे कि भैरव सिंह जी का नाम जैसा काम भी था। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर सामने जैसे आएगा तो एक तो नाम से बुलाना, नाम याद रहता, नाम याद रखना, और कौन से गांव के हैं, कौन सी जाति के हैं, ये भी याद रहता है। हाँ, ये भी याद रखते थे। तो खैर हम तो ज्यादा वो घुल मिल गए थे, परंतु मैं देखता था कई जगह गांव में कार्यक्रम में या जयपुर में भी जब आप खुद बैठते थे, तो मैंने देखा था कि अगर टेबल और कुर्सी लेके बैठ जाते थे और सब कुर्सियां लगा लगा के बैठ जाते, तो उन्होंने पूछते कहाँ से आए हो, कि पाली जिले से। अच्छा, पाली जिले में कौन सा तहसील है? तो बाली है, कनेक्शन, रिश्तेदारी और वो सब, वो पूरा, ये उन बहुत बड़ी विशेषता थी। और हर आदमी से मिलना, ये उनकी अलग व्यवस्था थी। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री हमें नहीं मिले, ये उनकी अलग पहचान थी, डायरेक्ट मिलते थे। और कलेक्टर पास में पूरा स्टाफ खड़ा रहता था कि पाली जिले से अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसके सामने खड़े होकर के वो कहते थे कि कहाँ से आया, कि पाली जिले से। वो वहां के कलेक्टर को फोन करके कहते थे, ये पाली जिले से आदमी मेरे पास क्यों आया, आपने काम नहीं किया, पहले इसलिए काम हो जाना चाहिए था इनका, इनका काम वही होना चाहिए था। तो जब कलेक्टर को ये बात कहते थे तो कलेक्टर विचार में पड़ता क्यों गया वहां। कोई भी जनता, जो ज्यादातर लोगों को वही सेट हो जाता था, हर कलेक्टर के दिमाग में ये होता था कि साहब का फोन आ जाएगा। ये बहुत बड़ी विशेषता थी। भैरव सिंह जी के साथ का कोई ऐसा किस्सा जो आपको बहुत याद आता है? जैसे आपने बताया कि जब आप पहुंचे तो वो खुद आए, हाँ, तो ऐसा कोई और किस्सा जो आपको मैं आपको हमेशा बता रहा हूं। याद रहता है, आप हाँ। कभी नहीं भूलते? मैं 2008 में जब चुनाव लड़ा, क्योंकि मैं राजनीति में आ गया था 2002 से करीब सक्रिय था, तब से वो मेरे संपर्क में थे। एक बार किसी ने कह दिया कि उनका टिकट काट रहे हैं, तो भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति थे उस समय, मेरा और पुष्पेंद्र सिंह जी बाली का। तो उनको किसी ने कह दिया कि आपका टिकट काट रहे हैं। उनको जैसे मैसेज मिला, अब उपराष्ट्रपति, मैं उनको नमन भी करता हूं कि वो बाई ट्रेन मेरे वहां फालना आ गए, और फालना आकर बाली के लोगों को, सिरों के लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके कहा कैसे हो, सब ठीक हो, खाना वाना खाया, शाम को वापस रात की ट्रेन थी। जैसे दिन को आए, पूरे दिन हमारे साथ रहे, बोलो क्या है, कौन टिकट काटने वाला है, मैं बैठा हूं ऊपर। मतलब इतनी आत्मीयता से मैं कहना चाहता हूं उनको कि जब वो वापस रवाना हुए तो मैं हमको भी कह के गए, आप तैयारी करो, पुष्पेंद्र आप भी तैयारी करो, ऊपर को मैं देख लूंगा। और गए तो क्लियर मैसेज चला गया था राजस्थान का कि फिर गए, जाने के, टिकट नहीं कट सकते। हाँ, फिर गए, जाने के बाद में फिर हमारा टिकट भी फाइनल हो गया। और टिकट फाइनल हो गया 2003 में, मेरे को सुमेरपुर से दिया और पुष्पेंद्र सिंह जी को बाली से दिया। मेरे पास में कांग्रेस वाले भी आए, अशोक गहलोत साहब सीएम थे, और जो हमारे भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति बनने के बाद में उपचुनाव हुए वहां 2099 में। जब उपचुनाव हो रहे थे तो रात को मेरे वहां खुद अशोक गहलोत साहब आए मंदिर, बीना को, माधव सिंह जी दीवान, जितने भी लीडर थे पूरे कांग्रेस के, हाँ उस वक्त जब मैं मंदिर में था। अच्छा, एक तो आप देवासी हैं और कोई देवासी लीडर नहीं है। और आकर के मेरे साथ बैठ करके उन्होंने कहा कि आप जो चाहो हम करने को तैयार है, सरकार है हमारी कांग्रेस की। तो उनके जहन में ये नहीं था कि आप तो आरएसएस में मेरी बात सुनिए, उनको किसी ने कहा कि आरएसएस में है, फिर भी वो ओटाराम जी आपका अगर आप बात मान जाएंगे तो एक बार आप बुलाओ उनको, बस आप कन्विंस कर दो, वो ज्वाइन कर लें। तो सागर राय का हमारे यहाँ राजस्थान में प्रभारी बनाए गए थे। हाँ। सागर है, गुजरात के थे, जो उनको प्रभारी बनाए थे कांग्रेस की तरफ से। तो जैसे वो मंदिर आए, बैठे, हम सब बैठे थे, सैम लोढ़ा भी साथ था मेरे, जो सामने चुनाव लड़ने वाला, वो भी थे। और हम बैठे धर्मशाला में सब साथ में। उन्होंने कहा कि हम आपको लेना आए हैं और आप हमारे साथ आइए, हमारा कैंडिडेट है जो। मैंने कहा अच्छी बात है, आप लेना आए, वेलकम करता हूँ आपको, परंतु मैं जिस रास्ते से निकला हुआ हूँ
वो आपका साथ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप हमारा साथ, आप तो कोई पार्टी से जुड़े हुए थोड़े हो। लेकिन मैं कोई पार्टी से हूँ या नहीं वो अलग चीज हो गई, पर मैं आपके साथ में चुनाव में भागीदार नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा एक ही है कि मैं जिस स्वयं सेवक हूँ और संघ से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा कहने का मतलब मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो फिर वो मेरे से निराश भी हुए। मैंने उनको सबको पगड़ियाँ भी बंधाई मंदिर में, उनका स्वागत भी किया। ऐसे नहीं, मैं किसी का भी अपमान नहीं कर सकता, वो मंदिर है। तो उनको सम्मान करके वापस रवाना किया, पर मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता। बाद में नाराजगी तो नहीं जताई उन्होंने? नहीं जताई होगी तो वो जताई होगी, पर मेरा भी लेना देना। हाँ। फिर उसके बाद में वो चले गए। हाँ। चले जाने के बाद में हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी जीत गए, जो कैंडिडेट थे। जाने के बाद में जैसे वो वापस चुनाव हुए 2003 में, मुझे सुमेरपुर से बीजेपी ने टिकट दे दिया। और जब चुनाव की बात आई तो मेरे वहाँ क्या आस्था से जुड़े हुए लोग हैं मंदिर में, तो रोज मेरे को हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। तो मेरे मन में ये आया कि मैं क्यों नहीं यार इस गलत रास्ते पर टेक पे जा रहा हूँ। जो लोग मुझे हाथ जोड़ते हैं, सम्मान देते हैं, अगर मैं इस टेक पे जाऊंगा तो लोग कहेंगे ये तो राजनीति में चले गए। और ये जो आज तक जो किया वो राजनीति के लिए किया, और वो सब आस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं वो मेरे से खिलाफ हो जाएंगे। तो इस वक्त आपके घर वालों ने क्या कहा? घर वाले खुश थे? राजनीति घर वाले तो अनपढ़ थे, घर वालों को राजनीति से क्या लेना, हमारा तो कोई बाढ़ पंछी घर में नहीं। हाँ। उनके तो राजनीति, इस फैसले से खुश थे या नहीं थे? कौन? घर वाले। घर वाले तो एक ही कहते थे कि भाई मेरे गांव में है, जो गांव है, गांव ने भी कहा कि आपसे अगर माताजी संतुष्ट है, चामुंडा माताजी, तो आप जिस रास्ते जाना चाहते हैं जाइए, पर अगर आपसे माताजी नाराज हो गए तो फिर हम भी साथ नहीं रहेंगे और गांव में नहीं रहेगा और माताजी भी नहीं रहेंगे। और माताजी ने फिर मेरे को उस समय चुनाव लड़ने से मना कर दिया 2003 में। 2003 में मेरा टिकट हो गया, मैं सुमेरपुर से लड़ने की तैयारी करी। मेरे को भैरू सिंह जी का सहयोग भी था, परंतु उस समय मैंने खुद ने मना कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मेरे वहाँ जो आस्था से जुड़े हुए लोग थे और माताजी की मेरे ऊपर असीम कृपा थी। माताजी ने कहा था कि तू एक विधानसभा का एमएलए बनेगा, मैं तुझे ऑल इंडिया का बना के घुमाऊंगी, ये कहा था मेरे को। वो हुआ 2014 में। हाँ, 2003 में जैसे ही मेरे को ऑल इंडिया का कहा था कि तू तो एक विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। हाँ। सुमेरपुर से, मैं तुझे ऑल इंडिया का बनाऊंगा, तो मैंने टिकट का मना कर दिया, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। और 2003 में ही, जैसे 2002 की बात थी, 2002 में जैसे 3 के चुनाव की तैयारी हुई, तो हमारे वहाँ के जितने भी चुनाव लड़ने वाले जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने एक ही मैडम को कहा, वसुंधरा जी को। वसुंधरा जी हमारे आदरणीय भी है, सम्मानीय भी है, और हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हम उनके ही अंगुली पकड़ के बाहर आए हैं। अब लोगों में ऐसा मैसेज गया कि ओटाराम जी का टिकट काटा गया, जबकि टिकट मेरा काटा नहीं, मैंने खुद ने मना किया था। वो पूरी न्यूज भी बनी उसकी, परंतु उसके बाद में फिर जैसे हुआ तो लोगों में वो ये चला गया। तो जितने मेरे वहाँ जोधपुर संभाग के एमएलए थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं जीत सकते, हर विधानसभा में कम से कम 30-35 से लोग हैं बरी, तो हम सब हारेंगे, इसलिए ओटाराम जी को मनाओ। तो हमारे वसुंधरा जी ने फिर कहा कि ओटाराम जी को कैसे मनाएं, ओटाराम जी का टिकट किसी ने काटा ही नहीं, उन्होंने खुद ने मना किया है। तो उन्होंने मुझे सिरोही में से खड़े होकर के फोन किया कि आप एक बार सिरोही आ जाओ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्योंकि मैं सिरोही नहीं आ रहा हूँ, तो कि सिरोही आ जाओ, आपसे बात करनी है। क्योंकि मुझे कोई राजनीति करनी नहीं, मैं आऊंगा नहीं बाहर, कहीं मंदिर में रहूंगा। ऐसा हमारा चक्कर चलता रहा। तो मैडम ने मेरे को फोन करके कहा कि मैं कैसे भी करके आपको कल जयपुर आना है, मैं ये हेलीकॉप्टर आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, और आप नहीं आओगे तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए आप मेहरबानी करके आ जाओ। तो बात चली, बात चलने के बाद में हेलीकॉप्टर की बात आई। मैंने कहा नहीं तो हम मुंडारा भेजते हैं हेलीकॉप्टर। तो रात को भैरू सिंह जी उपराष्ट्रपति थे, उनका फोन आया, क्या हुआ, क्या विचार है? लेकिन नहीं, कुछ नहीं तो टिकट के लिए आप मना कर दिया, कोई बात नहीं, आप एक बार जयपुर आ जाओ। क्योंकि वसुंधरा जी ने, हमारे सम्मान्य, उन्होंने हेलीकॉप्टर छोड़ के गए। अगर हेलीकॉप्टर खाली आ गया तो सुबह मीडिया में जबरदस्त उसका चलेगा कि ओटाराम जी के लिए हेलीकॉप्टर भेजा और हेलीकॉप्टर खाली आया, तो माइनस में जाएंगे और नुकसान होगा पार्टी को। तो हमारे संगठन के महामंत्री थे भाई, तो उन्होंने बुला करके कहा कैसे भी करके आप ये काम करो।
क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना, बस न राजनीति करनी, कुछ नहीं करना। तो कोई बात नहीं, आपको नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, पड़ा वहाँ जब मीटिंग चल रही है वहाँ जाइए। फिर जैसे मैं वहाँ गया, पार्टी के सब लीडर भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर बिठा करके कहा, आप जो मन से चाहो वो कह दो। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो कर नहीं, हम आपको राजस्थान में नहीं दिल्ली में देखना चाहते हैं। तो दिल्ली में देखोगे कैसे है, मैं कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूँ। तो राजनाथ सिंह जी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सेंट्रल में, उनसे उसी समय उन्होंने फ़ोन पे बात की। फ़ोन पे बात करते ही उन्होंने कहा कि मैंने नियुक्ति कर दी ओटाराम जी की वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना दिया। और वो उस वक्त वाली बात सच हो गई। और मुझे बना दिया वहाँ 2003 में, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना दिया। और बढ़ाने के बाद में मैंने तो कभी ऑफिस ही मेंटेन नहीं किया, जिंदगी में पहली बार था। जैसे बात आई फिर मुझे कहा आप दिल्ली जाओ। दिल्ली में जाते ही उपराष्ट्रपति भवन ले गए, भैरू सिंह जी शेखावत थे, राजनाथ सिंह जी थे, प्रमोद महाजन थे। उन्होंने तुरंत माला लाई, पहनाई और पहना करके कहा आज से आप पूरे हिंदुस्तान के चेयरमैन बन गए। गाड़ी घोड़ा वगैरह बंगला पंगड़ा सब ला करके दे दिया कि ये आपके, और मुझे बना दिया। मुझे वहां से वापस यहाँ भेजा और यहाँ से वापस हेलीकॉप्टर लेके मेरे गांव भेजा। तो गांव में जैसे मैं उस समय मेरे इतने तो दाढ़ी थी, मैं एक मंदिर का पुजारी था। मेरे को ये पता नहीं कि मैं राजनीति में किस तरह से हूँ। और उस समय का अगर मेरा फोटो या देखा जाए तो अलग ही था। जब राजनीति में आए, दिल्ली गए, फिर अलग अलग मीटिंग्स में जाना, सबके साथ बैठना करना, तब ऐसा नहीं हुआ कि आसपास के लोगों को देख के आपने वेशभूषा बदलने का कभी सोचा हो, या कभी किसी ने आपको कहा हो? मेरी पहचान इस ड्रेस से है। मैं अगर हिंदुस्तान में कहीं भी निकलता हूँ, फ्लाइटों में भी जाता हूँ, ट्रेन में भी जाता हूँ, तो जहाँ मेरे को सामने लोग बैठे हुए ओटाराम जी ये नाम से जानते हैं। वेशभूषा? हाँ, वेशभूषा। मैंने आइडेंटिटी कार्ड दिल्ली में कहीं नहीं बनाया, आज दिन तक नहीं बनाया। सेंट्रल मिनिस्टर के वहां कहीं भी गेट पे जाके खड़ा होता हूँ तो वो सीधे कहते ओटाराम जी जाइए, ये मेरी यही ड्रेस है। प्रधानमंत्री जी, आपके समाज का प्रतीक। हाँ, प्रधानमंत्री जी, अगर मैं राजस्थान में भी मंत्री रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हर इलेक्शन में मेरी सबसे पहले फोन आता था। अपन भोपा जी कहते हैं, वहाँ बुआ जी कहते हैं। फोन करते कहते थे आप आ जाओगा। सबसे पहली बार आप देश के हाल, अभी जो प्रधानमंत्री उनसे पहली बार कब मिले आप? 97 में, 96 में मिला होगा, क्योंकि अम्बाव जी का जो मंदिर है वो अपने गुजरात और राजस्थान में बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे, तो उनके प्रति बहुत बड़ी आस्था थी। पशुओं का पलायन भी हमारे गुजरात के साइड ज्यादा होता है। पशुओं का भी होता है, लोग भी हमारे गुजरात और राजस्थान करीब करीब सेम, आना जाना खूब रहता है। और वो हमारा आस्था का प्रतीक है। अंबाजी जी का मंदिर है, उसमें गुजरात के लोग भी खूब आते हैं और राजस्थान के लोग, तो दोनों राज्य को वो जोड़ने वाला जोड़ता है। और जब उनका कार्यक्रम बढ़ता था तो सबसे पहले फोन आता था, बुआ जी को बुलाओ। हम जाते थे, साथ बैठते थे। आज भी उनका वो स्नेह मेरे पर। जब आपसे वो गले मिलते तो आपको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी गले मिल रहे हैं, आपको ये लगता है कि देश के प्रधानमंत्री गले मिल रहे हैं? मेरे को यही लगता है कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे वही नरेंद्र मोदी आज भी है। अब वो देश के प्रधानमंत्री है। फीलिंग अभी भी वही है? फीलिंग वही है। फीलिंग नहीं, उनका वो प्रेम है आज भी। जो पहले मुझे प्रेम देते थे वो आज भी, अगर फ्लाइट में या बाई ट्रेन कहीं भी अगर मेरे ऊपर नजर पड़ जाए तो वो उनका रुकने का, कि वो देश के प्रधानमंत्री आज सर्वोच्च पद पर है, तो वो मेरे ऊपर नजर पड़ते ही रुक जाते हैं और कहते हैं कैसे हैं बुआ जी। मेरे अगर उनके साथ में फोटो भी देखा वो तो गले में हाथ लगाते वगैरह, खूब फोटो है मेरे पास। ये बहुत बड़ा स्नेह है उनका। आप पहले थे आपके समाज से राजनीति में आने वाले, जब धीरे धीरे और भी लोग राजनीति में आने लगे, कांग्रेस ज्वाइन की, उन्होंने वो विधायक का चुनाव लड़े, जीते, और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टैग लगाए। राजनीति है तो लोगों के सवाल लाजमी है, वहाँ विद्रोह भी होगा, अलग अलग लोग सवाल जवाब सब करेंगे। तो उस वक्त क्या क्या नए पहलू निकल के आए, क्या ऐसी चीजें निकल के आई जो आपको लगता था कि आपने तो पूरे समाज के लिए ये योगदान दिया, लेकिन आज ये चीजें मेरे खिलाफ क्यों, एज अ सामाजिक तौर पे? जैसे कि आज आपकी समाज से और भी विधायक है जो कांग्रेस के अंदर है, एक है, तो जब वो पहली बार आए तो क्या होता है कि समाज दो धड़ों में बट जाता है, बहुत सारे अलग सवाल भी उठते हैं, तब आपको क्या महसूस हुआ? मैं समझता हूँ कि जब से मैं राजनीति में आया हूँ
तब से देश आजाद होने के बाद में आज मुझे गर्व भी है और भारतीय जनता पार्टी पर स्वाभिमान भी है। स्वाभिमान इसलिए है कि देश आजाद होने के बाद में कांग्रेस ने कितने सालों तक शासन किया, उसके बाद में आज दिन तक देवासी या रबारी समाज को कुछ नहीं दिया। और मुझे वो गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद में आज मैंने आवासीय विद्यालय 10 बना दिए, 10 आवासीय विद्यालय बना दिए, सरकार उसका मेंटेनेंस कर रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में आज कम से कम 1500 से 2000 लड़के हमारे सरकारी नौकरियों में चले गए। जो विद्यालय मैंने बनाने चालू किए थे, मैंने 2004 से जब चालू किए थे, जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो मैं धन्यवाद देता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को, जिनके सम्मान के साथ में मैं उनका खुद आदर भी करता हूँ। उन्होंने पार्टी में जोड़ने के लिए इनको क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। इनके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था कर दी, इनके लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था कर दी, और करते करते आज मैं अभी वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। अभी इसी बजट में हमको 4 आवासीय विद्यालय और दे दिए, अभी दिए। तो भारतीय जनता पार्टी में एक विजन है कि इस समाज का हाथ पकड़ने के बाद में उनके दिमाग में एक ही रहता है कि कैसे भी करके इस समाज को आगे बढ़ाना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा अनपढ़ समाज था, हमारे समाज में कोई सरकारी अधिकारी नहीं था, जो आज की तारीख में पूरे राजस्थान में कम से कम 20 लाख से 25 लाख लोग रहते हैं पूरे राजस्थान में। तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पूरे राजस्थान में। उसके बाद में भी अगर पार्टी पहले जुड़े हुए थे कांग्रेस से, तो मैं उनको भी मना नहीं कर सकता, परंतु उनको सबको लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपन को कुछ दे रही है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक बार मंत्री नहीं, तीसरी बार अभी मंत्री। जब सेंट्रल में मंत्री बनाया था, और जैसे मंत्री बनाया, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन का राज्य मंत्री बनाया, उसके बाद में जैसे ही मुझे वहां सरकार चली गई, दूसरी सरकार बन गई, तो भैरू सिंह जी हमारे उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा महामहिम ने कि आप कैसे भी करिए। और वसुंधरा जी मेरे पूर्व मुख्यमंत्री जी को बोले, 2003 में हमारी सरकार आ गई थी, उन्होंने कहा राजस्थान में यहाँ अब ओटाराम जी रहना नहीं चाह रहे, इनको राजस्थान में ले जाइए। तो मेरे को वहां से हाथों हाथ राजस्थान में ला करके यहाँ भी राज्य मंत्री बनाया, पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन किया पहली बार। तो मेरे तो सब पहले होता रहा है। तो कभी ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने या फिर अशोक गहलोत जी ने दोबारा आपको बातचीत करने के प्रयास किया हो, दोबारा ऐसा कहा हो कि आप? मैं उनकी सरकार में भी एमएलए रहा 2008 से 12 तक, और रहा बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। 8-9 से लगाकर 12 तक सरकार कांग्रेस की थी। मिलते थे, बात होती थी, वो मेरे को देखते हंसते थे, और वो कहते थे मेरे को कई बार कि जिस दिन मैं मंदिर में आया था उस दिन मेरे मन में हो गया था कि ओटाराम जी जीत के आएंगे कभी कभी। जब मेरे तो मैं एमएलए ही नहीं था, और आपके वो हाव भाव से मुझे लग रहा था कि आने वाले समय में ये विधानसभा पहुंच सकते हैं। आज मैं विधानसभा में था तो मिलते थे। फिर हमारा ये जीवन ही ऐसा था कि हमने मन में एक धार लिया कि आने वाले समय में समाज की सेवा सबसे बड़ी है। इसको करते 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 2008 में मुझे बाली से सिरोही से टिकट दे दिया, चुनाव लड़ाना चालू कर दिया। वहां की मैं सिरोही की जनता का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि सिरोही की जनता ने मुझे इतना प्यार और प्रेम दिया कि जैसे मैंने चुनाव लड़ा, मैं 9000 वोटों से जीत के बाहर आ गया। सरकार कांग्रेस की थी, जो काम करने थे मैं नहीं कर सका। उसके बावजूद भी दूसरा चुनाव आया 13 से 18 तक का, तो जनता ने कहा नहीं, आपको दूसरी बार एमएलए बनाएंगे। तो मुझे 25,000 वोटों से जिताया, और जिताया नहीं, आज भी जनता मुझे ओटाराम जी नाम से कम जानती है, बाबजी नाम से ज्यादा जानती है। बाबजी सब वही कहते हैं, कहीं भी जाता हो, न मंत्री कहते हैं न संतरी कहते हैं, सीधा कहते बाबजी आए। बस ये प्रेम है उनका, और मैं भी उनको हृदय से लगा के काम करता हूँ। मेरे मन में ये रहता है, कोई भी छोटे से छोटा बच्चा या बड़ा आदमी अगर वो मेरे पास आ जाता है तो उसको संतुष्ट करके भेजता हूँ कि आपका काम करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। आप पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन सब एक साथ लेकर चलना कैसे बैलेंस कर पाते हैं? मैं समझता हूँ कि जो मेरा सांसारिक जीवन है उसको भी निभाता हूँ, मेरा जो सामाजिक जीवन है उसको भी निभाता हूँ, राजनीतिक जीवन है उसको भी निभाता हूँ। मेरा सब अलग अलग पहलू है। बच्चे अगर आपसे गाइडेंस लेते हैं तो आप बच्चों को क्या कहते हैं कि करियर में कौन सा फील्ड चुनना चाहिए? राजनीति भी एक तरीके का फील्ड है जो आज के युवा अपने करियर अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, जैसे कि वो अगर टीचर बन रहा है, पुलिस बन रहा है या स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, वैसे ही वो राजनीति को देखता है। तो क्या आप अपने बच्चों को कहते हैं कि राजनीति में जाना चाहिए, अच्छी चीज है, या नहीं जाना चाहिए? क्या कहते हैं जब वो आपसे राजनीति? जब वो मेरे को देखते हैं तो वो सबसे पहले कहता है कि बाबूजी
आपने तो जीवन अच्छा बना लिया, हाँ। आपने काम भी समाज के लिए बहुत अच्छे कर दिए। पर हमारा दोनों बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरे, 2 बच्ची है, दोनों बच्चे बिजनेस लाइन में। उनका एक का काम, उसकी खुद की फैक्ट्री है, खुद का जमीनों का काम है, और दूसरा है वो पूना है, उसकी खुद की दुकानें हैं, उसका खुद का बिजनेस है। तो वो वहाँ सेटल है, ये वहाँ सेटल है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। हाँ, अच्छा, अब जैसे राजनीतिक जीवन में वो खुद हाँ, वो कभी इतना रखते ही नहीं, वो क्या आप पापा का काम है, वो करेंगे, वो हमारा काम नहीं है, वो ऐसे चलता है। जैसे आपने पूना की बात की, आप राजनेता हैं, आप जन सेवक हैं, आप जनता के बीच रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। आप लोगों को एक तरफ ये होता है कि हम चाहते हैं कि गांव का डेवलपमेंट हो, लोग गांव में रहें, गांव को ग्रोथ मिले, कुछ नई चीजें हों। दूसरी तरफ आपके बेटे जो पूना रह रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पुरानी शुरुआत है, क्योंकि सिरोही, पाली, जो जितने भी सीमावर्ती जो क्षेत्र है, उनके अंदर रिसोर्सेस नहीं पहुंच पाते थे पहले, पानी नहीं पहुंच पाता था। तो वो लोग बहुत ज्यादा पलायन वहां से हुआ। सबसे ज्यादा अगर पलायन देखा जाए तो पाली सिरोही से ही हुआ है। उसमें आपका परिवार भी सम्मिलित है। तो आपको क्या लगता है कि पलायन होने की क्या कमियां रही, क्या कारण रहे, और अब उस चीज को कैसे सुधारा जा सकता है? मैं समझता हूँ कि आज के इस जीवन के अंदर जितने भी पलायन, तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो उस समय की कंडीशन ऐसी थी कि हाँ, परिस्थितियां थी कि उसके कारण उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ नहीं थी। मैं भी एक पशुपालक का बेटा हूँ और मालधारी भी हूँ, जो मवेशी रखने वाले लोग हैं। उसमें ग्रेजिंग का या सराई का जो चत्र यहाँ होता था, उसमें उनको सुविधा नहीं मिलती थी, तो वो यहाँ से माइग्रेट होते थे। माइग्रेट सबसे ज्यादा गुजरात में होते थे और राजस्थान छोड़ के हरियाणा में जाते थे। और जितने भी बिजनेसमैन थे वो गुजरात जाते थे और गुजरात से महाराष्ट्र जाते थे। बस ये उनका था, क्योंकि अपने यहाँ बिजनेस का क्षेत्र था नहीं पहले। अब गांव में एक ही दुकान रहती थी, वो भी किसी सेठ की रहती थी, दूसरे गरीब परिवार की रहती नहीं थी। और उसके पास में वो गरीब रहता भी है तो वो खुद नहीं रहता था। तो ऐसे करके जितने भी लोग यहाँ से माइग्रेट हुए उस समय, वो हमारे भाई थे। और आने वाले समय में वो मैं धन्यवाद देता हूँ उनको सबको, जितने भी बाहर गए वो ऐसी जनता के बीच में रहे, वहाँ के लोगों से घुल मिल कर, वहाँ के लोगों के साथ में रह करके। एक पानी अगर लोटे में डाला जाए तो लोटे की तरह होता है, गिलास में डाला जाए तो गिलास की तरह होता है। उस तरह से वो पानी की तरह घुल मिलकर उनके साथ लग गए। और आज मैं उनको साधुवाद देता हूँ, दूध में जैसे शक्कर मिल जाती है, उस तरह से वो मिल गए और उन्होंने अपने खुद पैरों पर खड़े हो गए वहां। तो मैं उनको बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। आप उनसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि क्या वो आज बहुत अच्छे स्तर पे सेटल हो गए हैं, बहुत कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है, वहां की जीडीपी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो क्या उनको वापस आना चाहिए? क्या राजस्थान में भी वो योगदान उनको देना चाहिए? क्या उनकी राजस्थान में जरूरत है? पाली को उनकी जरूरत है, क्योंकि पाली को और जयपुर को आज भी एक स्तर पे जाके देखे तो कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे जितने भी यहाँ से जो माइग्रेट लोग हुए, वो जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद में उनके दिमाग में ये हुआ कि आने वाले समय में अपना खुद के गांव में कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब हमारी जो मातृभूमि है उनके प्रति उनका प्रेम है, वो कर्म भूमि है, कर्म वहां करते हैं। परंतु जो आज की तारीख में मातृभूमि के प्रति उनका जो स्नेह है, प्रेम है, वो तो आज वो का वो है। और मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के शासन में, जो उस समय एक बहुत ही बड़ा प्रवासियों का सम्मेलन किया था। और उसके बाद में अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हुआ। तो हमारे कई प्रवासी जो थे उन्होंने खुद ने आकर के वहां अपना खुद के MOU किए और वो खुद सेटल हो गए। और उन्होंने खुद ने कहा कि उनको जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे फाइनेंस की व्यवस्था हो, जमीन अलॉटमेंट का हो, ऐसे ऐसे कई इश्यू थे जो उनको सुविधा मिलनी चालू हुई तो वो खुद आकर्षित हो गए। उन्होंने खुद ने कहा या महाराष्ट्र या जहां भी हम हैं वहां से तो अच्छा राजस्थान है। राजस्थान में है सबसे बड़ी कमी पानी की रहती है, जैसे पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, ये जो एरिया है वहां पानी की कमी है।
परंतु पानी की कमी को देखते हुए भी अभी उन्होंने सबने लगाना बिजनेस के लिए इच्छा बना दी कि आने वाले समय में हम यहाँ बिजनेस करेंगे। और आज मैं मेरे सिरोही की बात कर रहा हूँ, जब हमने कार्यक्रम राइजिंग राजस्थान का यहाँ जयपुर में हुआ तो 1300 करोड़ रुपए तो खाली सिरोही में MOU हो गया। 1300 करोड़। हाँ, तो इसी तरह से हर जिले में हुए हैं। उन्होंने मन बना लिया कि आने वाले समय में अपनी मातृभूमि के पास जाना है। पाली में अपॉर्चुनिटी, पाली में जोधपुर। अब हम यहाँ पे आते हैं कि आप कहते हैं पाली में अपॉर्चुनिटीज है। 1300 करोड़ के MOU साइन हुए हैं सिरोही जिले में, सिरोही जिलों में, और MOU डॉक्यूमेंटेशन में फाइल हुए हैं, प्रोसेस हुआ है। लेकिन 2003 से लेके अब तक जो आपका जो राजनीतिक सफर रहा, पानी में क्या बदलाव आया? वहां पे लोगों तक कहां तक पानी पहुंच पाया? क्या आज वहां पर अच्छे तरीके से बड़ी इंडस्ट्रीज या किस तरीके का स्कोप आपको लगता है कि जो बिजनेसमैन जो 1300 करोड़ का MOU साइन हुआ है वो सिर्फ साइन ही नहीं हुआ है, वो धरातल तक पहुंच पाएगा, उसके अंदर कहीं भी उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी? एक होता है कि साइन हो जाना, दूसरा होता है वो ग्राउंड तक इम्प्लीमेंट हो जाना, वो सारे काम वहां पर पहुंच पाना कि पानी की उनको समस्या नहीं है, बिजली की नहीं है, लाइट की नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, आने जाने की व्यवस्था उनको वहां पे हो पाए, रोड, बस, फ्लाइट, ये सब चीजों की परेशानी। मैं समझता हूँ कि मैं सिरोही जिले की बात करूं, हाँ, तो वहां सब तरह की सुविधाएं हैं। ट्रेन की भी सुविधा है, बस की भी सुविधा है, फ्लाइट की सुविधा नहीं है कि हमारा उदयपुर नजदीक पड़ता है, 100 किलोमीटर पड़ता है, वापस इधर जाए तो अहमदाबाद नजदीक पड़ता है। ऐसे करके हमारे फ्लाइट की सुविधा 2 जगह है, अहमदाबाद या उदयपुर। तो बिजनेस पर्पज के हिसाब से हमारा अच्छा है। अब पानी की व्यवस्था के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा वहाँ सिरोही में एक दनारी बांध है, फिर दनारी बांध बहुत बड़ा बांध है, उससे फैक्ट्रियां भी बनी, जेके, बिनानी, ये जितने भी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वो है। तो वहाँ हजारों लोग काम करते हैं। हमारी ये इच्छा रहती है कि वहाँ के लोकल लोगों को मजदूरी मिले, लोगों को व्यवसाय मिले, ताकि आने वाले समय में वो भी काम कर सकते। इसी तरह पर हमारी जब 2013 में सरकार आई तो मैं धन्यवाद देता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हाथों हाथ 213 करोड़ रुपए खर्च करके एक बांध बनाया, 32 नाला वाला। और 32 बांध नहीं बनाया, उसके लिए पेयजल की व्यवस्था का भी किया और बिजनेस के लिए भी किया। बहुत ही बड़ा काम किया वो। इसी तरह से सिरोही जिला बांध और पानी बचाव के लिए जो अगर काम किए हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए। और अभी जितने भी जो बिजनेस के लिए जो MOU हुए तो बहुत ही बड़ा काम किया है। पहले से ही बिजनेस लाइन में अगर सिरोही जिला देखना जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और आने वाले समय में भी हमारी इच्छा है कि वहाँ के लोकल लोगों को मजदूरी कैसे मिले, उनके लिए ऐसी कोई फैक्ट्री, ऐसी कोई बिजनेसमैन या ऐसा कोई आए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में एक साथ में 2500 या 2000, 3000 लोग एक साथ में नौकरी पे जाए, ऐसा कुछ कर रहे हैं। जैसे आपको क्या लगता है कि सिरोही में ऐसी कौन सी चीज है जो वहां की सिरोही की पावर है, सिरोही के अंदर ऐसे काम जो है, ऐसे इनिशिएटिव्स हैं या ऐसे इस तरीके के बिजनेस जो है वो ग्रो हो सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वहां पे चल सकते हैं? तो आप बिजनेसमैन को बोलो कि यहाँ पे आओ, ये आपको स्पेस प्रोवाइड हो रहा है। जैसे 1300 करोड़ का जो MOU साइन हुआ, तो उनको उसके बीच जो भी जिस तरीके की परेशानी आती है ग्राउंड पे, तो क्या आप उनके लिए अवेलेबल हो उन सब परेशानियों को रिजॉल्व करने के लिए? 1 विंडो सिस्टम उनको वहां पे वो प्रोवाइड हो पाएगा? मैं समझता हूँ उसके लिए पूरा प्रशासन पैरों पर खड़ा है। जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है तब से हमारे जिला कलेक्टर, ADM, SDM सब उसी में लगे हुए हैं। अगर कोई भी, अगर जितने भी बिजनेस के लिए MOU हुए, हम खुद कार्यक्रम करते हैं। और कार्यक्रम ही नहीं करते, उनको खुद मोटिवेट भी करते हैं कि आप आइए, सिरोही में वेलकम करते हैं। सिरोही मतलब सिरोही सबसे बड़ा तलवार से प्रसिद्ध है। सिरोही मतलब सिर को काटने वाला, सिरोही तलवार वहां की बहुत बड़ी प्रसिद्ध है। वहां तलवार को धार देने की जरूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिक ही तलवार के धार लगती। एक सिरोही की जूती जो बहुत बड़ी प्रसिद्ध है, और सिरोही का पत्थर, सिरोही की बकरी, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वहां। एक आपने बकरी खरीदी थी 2016 में। बकरी तो मैं आज भी रखता हूँ। हाँ। मतलब जैविक है वो पत्ते खाती है और दूध देती है, इसलिए बकरी रखना बहुत अच्छा काम है। बकरी पालन भी बहुत अच्छा काम है। हमारे एक घर में 5-5 हजार बकरियां हो रही थी, 5-5 हजार भेड़े रखते थे। हम सब
मालधारी इसीलिए कहते हैं। हमारे पास में गाय भी बहुत थी, आज भी हमारी 2.5 लाख गाय है। पूरे सिरोही जिले की और जालौर जिले की और जोधपुर संभाग की 2.5 लाख गाय हरियाणा में खड़ी है हमारी। आज हम ना इंश्योरेंस करवाते हैं, ना हम कोई लोन लेते हैं, ना हम उनसे पैसे लेते हैं, ना सरकार से लेते हैं, हमारी खुद की है। एक के पास में किसी के 200 है, किसी के 50 है, किसी को 100 है, किसी को 200 है, और एक एक परिवार में 500-500 गाय आज भी है। आप पशुओं से इतना प्रेम करते हैं, जब आपको दिखता है कि हम बकरी की बात करते हैं, तो जब बकरी कहीं कटती है, जब गाय को कोई नुकसान होता है, जब गाय हम सुनते हैं कि ये गौ मांस है, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तस्करी हो रही है, आपको क्या महसूस होता है? दुनिया में एक तो जन्म देने वाली माँ होती है और एक गाय माता होती है, उसके प्रति हमारा बहुत बड़ा प्रेम है। जब गौ तस्करी की बात आती है तो हम बहुत सख्त नाराज होते हैं कि गाय हमारी सम्मान्य है और उसमें देवी देवताओं का वास है। इस दुनिया में अगर आप देखने जाओ तो ऐसा, मैं उसको पशु भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा प्राणी या ऐसा जीव जिसे देवता भी स्नान करते हैं, उसका गोमूत्र है, वो भगवान को स्नान कराने में काम आता है। गोबर होता है, उससे उसका भी मंदिर में लेपन करने में काम आता है। और इसी तरह उसका पंचगव्य भी बनता है और घी भी काम आता है। पंचगव्य में एक है, आज किसी भी बीमारी हो, कैंसर हो या कैसी भी गंभीर बीमारी हो, मैं आपके बीच में इसको लेकर के कहना चाहता हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान का काऊ का मिनिस्टर था गाय का, तो सेमिनार हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसमें राजनाथ सिंह जी भी मेरे साथ थे, और हमने जो सेमिनार देखा था तो कितने भी डॉक्टर्स थे, मध्य प्रदेश के डॉक्टर थे, उन्होंने खुद खड़े होकर के कहा था मेरी मदर को कैंसर हो गया था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, डॉक्टरों ने मना कर दिया, उनकी डेथ हो गई, वो होगा। मैंने उस दिन से उनको गोमूत्र देना चालू कर दिया, और जैसे गोमूत्र देना चालू किया उसके बाद में धीरे 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 वो इम्प्रूव होते गए, और आज की तारीख में डॉक्टरों की रिपोर्ट बता रही है कि उसमें कैंसर है नहीं। तो एक बहुत बड़ा रीजन है उसमें। पंचगव्य, गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का घी, ये ऐसे उपयोगी वस्तु हैं कि आने वाले समय में देवताओं को भी दुर्बल है, मनुष्य तो क्या, मैं उसको बहुत सर्वमान्य मानता हूँ। ऐसी ऐसी चीजें हैं। हमने तो वहाँ सिरोही, अपने मेरे सिरोही में एक गौशाला है, आपने कभी देखी होगी, तो उस गौशाला में एक हमने प्लांट लगाया है गोमूत्र का। गोमूत्र का प्लांट? हाँ, और उसका उद्घाटन भी मैंने और राजेंद्र सिंह राठौड़ थे। चिकित्सा मंत्री वो थे, मैं गोपालन मंत्री था। तो हमारे वहाँ नंदगांव, उसमें गोमूत्र का 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था। हाँ, 2016, 14-15-16। हाँ, तो उस वक्त इसमें बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए थे। मीडिया ने अलग अलग तरीके के सवाल खड़े किए। किसी ने कहा कि ये इनका बिजनेस अलग स्ट्रेटेजीज है, किसी ने कुछ कहा। उन सब सवालों को आप किस नजर से देखते हैं? देखो, हमारा महत्व सवालों पे नहीं जाता, हम लोगों को बेनिफिट कैसे होता है, जनता को उससे फायदा क्या मिलता है, उसको लेकर हम चलते हैं। आज गो रिफाइनरी जो लगाई गोमूत्र की, रिफाइनरी लगाने का मतलब था उसको फिल्टर करना और इतने गोमूत्र को इकट्ठा करना और पर डे एक शीशी में पैक करके रखना और उसको बिजनेस, मतलब एक प्रोडक्ट तैयार करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हेल्थ डिपार्टमेंट भी उसको कह रहा है कि ये सही है, तो भेज करके उससे रिपोर्ट भी मांगी थी कि भाई इसमें क्या होगा, नुकसान भी होगा। उन्होंने कहा नहीं, बेनिफिट होगा इससे। मतलब कई शरीर के अंदर ऐसे कीटाणु होते हैं जो गोमूत्र में वो उसको लगते ही खत्म हो जाते हैं। तो आज भी रिफाइनरी लगी हुई है, आज भी गोमूत्र बिक रहा है नंदगांव में, आज भी लाखों की संख्या में गायें भी हैं। आप एक बार जाइए और उसको विजिट भी करिए ताकि आपको पता लगे गौशाला कैसी है। जैसे सर, आज भी गायों का पलायन होता है, पशुओं का पलायन होता है, भेड़ों का पलायन होता है, मौसम जैसे बदलता है, तो उनके जब पलायन होते हैं वो एक काफी समय के लिए बाहर जाते हैं चारे के लिए या खाने पीने के लिए या जो भी उनकी, तो उसके लिए, उस सुधार के लिए हम और क्या कर सकते हैं कि उनको बाहर ना जाना पड़े, अलग दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़े, दूसरी जगह नहीं जाना पड़े? हम क्या नए कदम उठा सकते हैं उसके लिए? गाय के लिए मैं समझता हूँ कि गौशाला गाय का घर नहीं है। गौशाला जितनी भी बनी हुई है वो गाय का घर नहीं है। इसके लिए सरकार को ऐसा एक कदम उठाना चाहिए कि मैं सरकार का प्रतिनिधि भी हूँ, तो उसमें ऐसा कदम उठाना है कि हर किसान को 2 गाय रखनी चाहिए। अगर हर परिवार 2 गाय भी अगर घर पे रखना चालू कर दे तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में पूरे राजस्थान में 1,80,00,000 के इतनी गाय हैं, या 1.5 करोड़ के करीब है पूरे राजस्थान की, और यहाँ की जनसंख्या है 7 करोड़।
अब आप ही बता लो, अगर गाय हमारे पास, मैं तो चाह रहा हूँ कि अगर एक एक गाय भी देना चाहो तो गाय मिलेगी नहीं, परिवार को नहीं मिलेगी। परिवार का ऐसा रहन सहन हो गया है कि परिवार को जो गाय रखने की जगह चाहिए वो परिवार के पास है नहीं। उनको 35 बाई 70 का प्लॉट मिला, उसमें 2 रूम बना दिए, गाय रखने की जगह नहीं। गाय किसान का घर है, वो गाय का घर है। किसान जहाँ रहता है वो गाय रखे, ताकि आने वाले समय में गाय हमारी पूजनीय भी है, ताकि अगर सुबह उठते उसके दर्शन हो जाते हैं तो हमारा भाग्य खुल जाता है। गाय के ऊपर हाथ घुमाने से, अगर सुबह अगर हमारी देसी गाय है, ब्रीड भी तो चेंज हो गई, तो जो पुरानी गाय है उसमें पुरानी जितनी कांकरेज नस्ल की जो गाय है उसमें एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, और सूर्य केतु नाड़ी से स्वर्ण भस्म मिलती है। स्वर्ण भस्म कैसे मिलती है? सूर्य की किरणों से। जब गाय छड़ती है तो उसके ऊपर किरण पड़ती है, और किरण पड़ते ही एक सूर्य केतु नाड़ी होती है, उस नाड़ी में सूर्य की रोशनी पड़ती है, और रोशनी पड़ते ही उसमें स्वर्ण भस्म बनता है, स्वर्ण की कणिका होती है। उसके कारण अपना जो गाय का दूध दोते ही उसमें पिलास आ जाता है ऊपर। पिलास इसलिए आता है, और वो घी में भी इसलिए आता है। वो घी में नहीं बिकता, वो तो हमारे भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा है, परंतु दूसरी जो ब्रीड आई ना उसमें वो है नहीं। जैसे सर आज हम गायों की बात कर रहे हैं, पशुओं की बात कर रहे हैं, जैसे कि बाहर की जो अरब कंट्रीज है उनमें गोबर का एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और बहुत एक ह्यूज अमाउंट पे, करोड़ों में उनकी डिमांड वहां से आ रही है कि गोबर की उनके वहां जरूरत है सीड्स को डेवलप करने के लिए, वो जाते हैं गाय का। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें गोबर एक्सपोर्ट करना चाहिए, और एक्सपोर्ट करना चाहिए तो क्या यहाँ जो राजस्थान के जो लोग हैं या मध्य प्रदेश में भी गायें बहुत रखते हैं लोग, और गोबर बहुत ज्यादा तादाद में है, तो इनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है कि हम आर्थिक रूप से और मजबूत हो सके, अपने आप को और ग्रो कर सके? इसके लिए आप क्या इनिशिएटिव लेना चाहते हैं? परंतु आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि गाय का गोबर मिलना भी बंद हो जाएगा। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि गाय दिनों दिन कम होती जा रही है। बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना ठीक है, बाहर की कंपनी में एक्सपोर्ट करना, तो आपके पास बहुत गोबर है। अब पहले गाय रखते थे लोग, अब सब भैंसे रखना चालू कर दिए। मैं आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं तो उनको आप बचपन से लगाकर बड़े तक एक को गाय का दूध पिला दो और एक को भैंस का दूध पिलाना चालू करो, दोनों में अंतर रहेगा। गाय का दूध पीने वाला संस्कार बनेगा, उसके अंदर संस्कार होंगे, और वो जो भैंस का दूध पीने वाला वो थोड़ा अकड़बाज होगा। कि भैंस और दूध में बहुत बड़ा अंतर है। गाय का दूध बहुत उपयोगी भी है और गाय के दूध में बहुत बड़े गुण भी है। करके एक्सपोर्ट करना एक अलग पॉलिसी हो सकती है। मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो आपके यहाँ, मैं समझता हूँ कि जितने आप खेती करते हो एग्रीकल्चर उसमें देना चालू कर दिया। आप यूरिया दे रहे हो, डीएपी दे रहे हो, उसको बंद करो और सबसे पहले गाय का गोबर या ये गोबर का खाद देना चालू करो। तो जैविक खेती करनी चालू करो आप। तो एक्सपोर्ट की करने की क्या जरूरत है? आपके तो यहाँ बहुत है स्कोप। अब राजस्थान में क्या कमी है? यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। वो ऑर्गेनिक चीज हम उनको दे रहे हैं, उसकी जगह हम अपना। हाँ। सर आपने गुजरात आप जाके आए, गुजरात का आपका एक कनेक्शन भी है क्योंकि आपने कहा कि आपके विधानसभा के बॉर्डर पे ही वो आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपका एक अच्छा लगाव रहा है, महाराष्ट्र से भी क्योंकि आपके बच्चे वहां पर हैं। वहां पे कितने ऐसे अपने लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, बहुत सारा संघर्ष है, उनको बहुत सारी शुरुआती में परेशानी आती है। जैसे कि हाल ही में कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं कि भाषा को लेके उनको बहुत तरीके की परेशानियां हैं जो यहाँ से राजस्थानी जाते हैं। तो आप इनको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने भी लेटर लिखा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और आपने कहा कि ये इस तरीके की जो चीजें हैं उनको ठीक की जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये एक राजनीतिक चीजें हो रही है या जनता किस नजरिए से देखती है क्या? और हमें जो हम जाते हैं यहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ जो सब सेटल है, उनको किस तरीके की परेशानियां वहाँ फेस करनी पड़ी? मैं समझता हूँ कि आने वाले हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान जिसका नाम है उसकी भाषा सबकी एक ही है, हिंदी। आप तमिल में रह रहे हो तो तमिल बोल रहे हो, राजस्थानी में बोल रहे हो राजस्थान में रहते हो राजस्थानी बोल रहे हो, गुजरात में रहते हो गुजराती बोल रहे हो। भाषा पूरे हिंदुस्तान का अलग है, परंतु अपन सब जितने भी हैं वर्ल्ड के लोग, पूरे हिंदुस्तान के अपन एक ही है, हिंदुस्तानी। एक ही भाषा, एक ही वेश, एक ही देश, इसको लेकर चलना चाहिए। ऐसा भाषा और भाषी स्टेट में तो हम राजस्थान, महाराष्ट्र के लोग राजस्थान में भी रहते हैं, राजस्थान के लोग पूरे करीब सब महाराष्ट्र में रहते हैं।
तो ऐसा नहीं कि भाषा के कारण उनको डिस्टर्ब किया जाए, भाषा कोई भी बोल सकता लेकिन है। मुख्यमंत्री जी साफ तौर पे खुले मंच पर वो कहते हैं हमेशा कि हमारी भाषा के लिए हमें प्रेम है, हम भाषा बोलेंगे और हमारी भाषा बोलनी जरूरी है यहाँ पे। वो कहीं ना कहीं फिर जो नीचे कार्यकर्ता है उनमें भी एक मैसेज जाता है कि हम तो आजाद है ये सब चीजें करने के लिए, हम किसी को भी परेशान कर सकते हैं, और इस तरीके के वीडियोस फिर लगातार आते रहते हैं। वीडियो बनाना आज का ये ऐसा सिस्टम बन गया है। हाँ। और तो भाषा एक अलग चीज हो गई। अपन सब राजस्थान में रहते हैं तो अपनी भाषा बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलना चालू कर देते हैं, कोई राजस्थानी भाषा में बात करते हैं। परंतु महाराष्ट्र में भी हर स्टेट का अलग अलग है। अब अपने लोग वहां रह रहे हैं, वो कई सालों से रह रहे हैं, कईयों ने भाषा सीख भी ली और कोई नए नए अभी गए तो वो नहीं सीख सके। हमारे तो महिलाएं भी वहां रहती है तो वो भी उसी भाषा में बात करती हैं। जो जिनका जिस समय वो गए थे वो दरी बिछा के गए, दरी बिछा कर रहे, तकलीफ देख कर रहे। आज उन्होंने बिजनेस लैंड में अच्छा काम कर लिया ताकि उनके घर भी हो गए, बंगले भी हो गए, दुकानें भी हो गई, वो अलग सेट हो गए, तो ऑटोमेटिक भाषा तो वो सीख गए। ऐसा कुछ है नहीं। पर भाषा का मतलब है कि जहाँ जो लोग रहते हैं उस भाषा का भी सम्मान करना चाहिए और देश का भी सम्मान करना चाहिए कि देश हमारा है। हम भाषाओं में बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम भाषा में नहीं, पूरा हिंदुस्तान एक है, नेक है और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। हिंदुस्तान के लोग एक साथ होके एक साथ है, सभी एक साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अभी ये जो घटना घटित हुई कश्मीर के अंदर, पहलगाम वाला, ये जो घटना घटित हुई तो उसमें आपने देखा होगा पूरा हिंदुस्तान एक जगह खड़ा हो गया। माना भाषा देगी ना कुछ नहीं, मतलब हिंदुस्तान एक है। तो जिस तरह की घटना घटित हुई तो ये वही हिंदुस्तान है जो एक समय में एक साथ जुड़ सकता है। और ये वही हिंदुस्तान है जो अपने ही गांव में, अपने ही किसी दूसरे शहर में एक ऑटो चलाने वाले को थप्पड़ मारते हैं, दुकान में बैठने वाले को मारते हैं, सब भाषा के तौर पे। गलत है, वो वही दुख होता है जब अपने लोगों को ऐसे देखते हैं तकलीफ में। नहीं करना चाहिए। वही आपको साथ में उठाते हैं, वही साथ में लेके चलते हैं, वही है। ये राजनीति उष्णन है, दूसरा कुछ नहीं। मैं इसको राजनीति मानता हूँ क्योंकि वो ऐसा है नहीं। क्योंकि वो जिस तरह से कांग्रेस कई सालों से करती आई है उसी तरह चुनाव का समय आता है तो कुछ ना कुछ नया फंडा तैयार करते हैं, ऐसा चलता रहता है। पर है कुछ नहीं, ऐसा हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं। फिर बीच में कोई कहता था हमसी बम्बई कर रहे थे, हाँ। अब ये कह रहे हैं भाषा वाला हो गया। तो मतलब जब चुनाव का माहौल होता है तो उसमें कुछ ना कुछ नया फंडा तैयार होता है, पर है कुछ नहीं। पूरा हिंदुस्तान एक है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी में जब हम 1300 करोड़ के MOUs की बात करते हैं तो वो लोग आपको देख रहे हैं जिन्होंने MOU किए हैं। हाँ। वो लोग आपको देख रहे हैं जो बाहर जाके चाहे ऑटो चला रहे हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हो, चाहे किसी कंपनी में बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज सभी प्रवासी भाइयों को प्रेम से, हृदय से कह रहा हूँ कि प्रवासी जिस तरह से जिस भी जगह काम करते हैं, हम प्रवासियों के हैं, प्रवासी हमारे हैं। दूसरा, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय, हमारे कल की भी कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले ये रहा कि राइजिंग राजस्थान में जितने भी MOU हुए हैं उसको धरातल पर उतर रहे हैं और आने वाले समय में धरातल पर कैसे उतरेंगे, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। हर मंत्री अपने जिले में जाए तब सबसे पहले वहाँ के जिले की स्थिति को देखें, कितने MOU हुए, कितना उसमें काम पेंडिंग है, कितने लैंड का इशू है या कोई बिजली का इशू है, जो भी इशू है आप बैठ करके निपटा क्या हो गए। अगर कोई बड़ा इशू आएगा तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा मैं मेरे तक पहुंचाओ ताकि बड़ा उसका काम कर सके। तो हमारा सबका लक्ष्य भी होगा कि राजस्थान वाले में जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अभी दिसंबर में हमारा वापस होने वाला है। क्योंकि हमारे वो उसमें सिस्टम था कि हम जब सरकार पूरी होते होते लास्ट साल में हम उसको करते थे, जितने में सरकार चली जाती है। हमने अब सरकार आते ही पहले से चालू कर दिया ताकि 5 साल में हम किस तरह से पूरे राजस्थान में कितना जमीन पर उतार सकते हैं और कितना उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं, ये हमने लक्ष्य रखा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम कर रही है। उम्मीद है कि उनके लिए चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि पहले जो उनकी शिकायतें रही है वो ऐसी ही रही है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो चाहे राजस्थान को आर्थिक सहयोग
करना हो, वोट चाहिए हो, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का साथ चाहिए हो, हम हमेशा वहाँ आते हैं, मौजूद रहते हैं और हम हमेशा वहाँ खड़े रहते हैं। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है, जब हम विदेश से आते हैं, जब हमें एयरपोर्ट पे चेक किया जाता है, जब हमें किसी भी चीज़ की भाषा को लेके हो, वहाँ बिजनेस को लेके हो, परेशानी होती है, तो तब हमें भूल जाते हैं, तब हमें याद नहीं करते। तो शायद उम्मीद है कि वो चीज़ें अभी नहीं, वो होगा नहीं, क्योंकि आने वाले समय में हमने एक ही ठान लिया कि किसी भी करके हम राजस्थान को अग्रणीय प्रदेश में कैसे बढ़ने लगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय बिजनेस का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आए राजस्थान में और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और जुड़ करके उनको बिजनेस को हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है। जैसे सर आपने सिरोही में पत्थर की बात करी कि पत्थर को लेके बहुत काम किया जा सकता है वहां पे, तो किस तरीके के पत्थर है, उनको लेके क्या काम किया जा सकता है? जैसे कि एक हाबुर पत्थर का हमने सुना है कि हाबुर पत्थर है जो कि बहुत सारी चीजों में काम आ सकता है, कैंसर जैसी बीमारियों में वो काम आता है, उसका पानी पीने से बहुत सारी पित्त की जो परेशानी है वो ठीक हो जाती है। तो ऐसी कोई चीजें और भी है सिरोही के अंदर? सिरोही की तो कण कण और माटी माटी में गुण ही अलग है। मैं समझता हूँ कि जितने भी पहले मंदिर, कुछ ऐसी चीजें जो हम जान पाए जो सिरोही के अंदर जैसे पुराने जितने भी मंदिर बने हुए हैं, हाँ, वो वहीं के पत्थर से बने हुए, अंबाजी का पत्थर कहते हैं उसको, जो अम्बा जी का स्थान है। उसके बाद में बहुत बड़ी बड़ी माइंस हैं 2-4, उस माइंसों से पत्थर निकलता है, उसकी मूर्ति भी बनती है। उसके पत्थर जो आपने बताया कि कई पत्थर ऐसे भी होते हैं जो किसी को एक आयुर्वेदिक के हिसाब से उसको दी जाती है, तो वो भी है। तो ऐसे करके कहीं वहाँ के मतलब कण कण में अलग ही है गुण सिरोही के अंदर। वहाँ देवताओं का वास है, माउंट आबू, जिसमें हजारों करोड़ों देवी देवता हैं, अदृश्य शक्तियां हैं वहाँ। और आपने दिलवाड़ा मंदिर कभी देखा होगा, जिसके मूर्ति के नाखून भी आपको दिखेंगे कि मूर्ति है तो मूर्ति के नाखून है क्या, मतलब उस तरह की मूर्तियां बनी हुई है। सर जैसे आपने देवभूमि की बात की, देवभूमि पोकरण भी है, हाँ। देवभूमि सिरोही भी है। जब हम मंदिर ऐसे प्रतिष्ठानों की बात करते हैं, जब हम ऐसे पत्थर की बात करते हैं जो कि मूर्तियों के लिए यूज किए जाते हैं, या मंदिर ऐसे स्थानों के लिए बनाए जाते हैं, फिर हमें एक तरफ दूसरे किसी क्षेत्र में हमें दिखता है कि वही जिसको बहुत मेहनत, शिद्दत और एक भावनात्मक तौर पे वो चीजें बनाई गई और वो किसी दूसरे समाज की तरफ से वो चीजें तोड़ी जाती है, उनको अलग नैरेटिव की तरीके से चुनाव के वक्त या बिना चुनाव के वक्त उनको यूज किया जाता है। तो कैसा लगता है जो हाल ही में पोखरण में जो चीजें हो रही हैं? मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे जो तोड़ने वाले हैं। इतिहास उठा के देख लो, पहले भी हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था। किसने तोड़े थे? अभी भी तोड़ने वाले वही लोग हैं। हमारी जो आस्था के केंद्र है उनको भी तोड़ा गया था, जो बड़े बड़े मंदिर थे उनको भी तोड़ा गया था। हमारे कई लोग उसमें शहीद हो गए मंदिर की रक्षा के लिए। और आज भी जो चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई तत्व होते हैं सब जगह जो मंदिर की तरफ से ऐसा करते हैं, परंतु हम तो सब आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। मंदिर को हम हाथ जोड़ते जरूर हैं, और तोड़ फोड़ करना ये हमारा काम नहीं है। जो भी करते हैं उसकी हम निंदा करते हैं कि जिंदगी में कभी ऐसा मत करना कि कहीं किसी की भी आस्था हो, किसी की धर्म की आस्था हो, मंदिर मस्जिद की राजनीति ना हो, वो नहीं होनी चाहिए। मंदिर और मस्जिद की राजनीति करना ही गलत है। चिड़िया है वो मंदिर पे जाके भी बैठती है और मस्जिद पे जाके भी बैठती है, उसको पता नहीं कि धर्म दोनों अलग अलग है। परंतु वो आजकल लोग ऐसे, इनकी भावना ऐसी हो गई, तो भगवान के प्रति सबकी श्रद्धा एक समान होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और आपने प्रवासियों के लिए जो बात कही वो शायद उनके तक वो चीजें पहुंच पाएगी, शायद वो सिरोही के उस पत्थर को और बेहतर समझ पाएंगे, शायद उस माइंड्स को ग्लोबली एक स्पेस मिल पाएगी, शायद सिरोही के अंदर जो पानी को लेके जो समस्याएं थी या 1300 करोड़ का जो MOU था वो धरातल पर उतर पाएगा। और उस दौरान किसी भी चीज की, किसी भी तौर की आपको परेशानी आती है तो वहां के जनप्रतिनिधि आपके लिए मौजूद है, आपकी परेशानियों का निवारण करने के लिए। धन्यवाद।